4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया, शायद लोकसभा राज्यसभा में बोल रहे थे, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना लोगों से कि वो क्या कह रहे थे। वैसे तो पॉडकास्ट की खबरें हैं, आरएसएस की तारीफ़ें तो वो वहीं से करते हुए शुरू आ गए, तब जा रहे हैं 30 मार्च को। लेकिन लोकसभा में बात करते हुए एक अजीबोगरीब स्थिति हुई है दोस्तों, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ 2029 के इलेक्शन में मोदी जी के सामने मुख्य कंटेंडर बनकर खड़े होने जा रहे हैं। महाकुंभ, जिसका आर्किटेक्ट का नाम है योगी आदित्यनाथ, जिस व्यक्ति ने इस महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया, तन मन धन लगा दिया, पूरे देश को एकजुट कर दिया, एक उनके मुताबिक 64 करोड़ लोगों को डुबकी लगा दी, गोया के उनको अपने वश में कर लिया। जिस महाकुंभ के आधार पर बिहार को चुनाव के जीतने की बात कही जाने लगी है, उस महाकुंभ की तारीफ करते नहीं थक रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाशों का तो हिसाब उन्होंने दिया नहीं है, जो व्यवस्था खराब हुई थी उसके भी बारे में कुछ नहीं बोले हैं। बड़ी भावभंगिमा दिखा करके बताया यह है कि इस मोदी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया कि अब आप चौथी दुनिया में पहुंच गए। एलन मस्क क्या करेगा जी, ग्रोक ला करके डीप सीक ला करके क्या करेगा चाइना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला करके अमेरिका क्या करेगा। मोदी जी ने यह कारनामा कर दिखाया दोस्तों कि महाकुंभ में इलाहाबाद में, मैं तो इलाहाबाद ही निकलता हूं से, प्रयागराज में पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके रख दिया। वीआईपीज की अलग लाइनें थी, आप जैसे मुझ जैसे लोगों की अलग लाइन थी। दब गए, मर गए, कुचल गए, लाशों का पता नहीं दिया, अस्पताल ने बताया नहीं, सब कुछ शांत। कहीं और 4 आदमी मर जाते हैं ना किसी विपक्ष की पार्टी के सरकार में, तो स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पे चीख रही होती। 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ जाते तो सर पर रखकर आ जाती थी। अब सब कुछ शांत है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपकी जिज्ञासा शांत है, मेरी जिज्ञासा शांत है। हम जो दरोगा बना करते थे कि राजीव गांधी ने रफाल के अंदर डकैती मार दी, हटा दिया सरकार से, हमसे मुराद हमारे बड़े होंगे। आज उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली के अंदर भगदड़ में मर जाएं, मोरबी के पुल गिर जाए, महाकुंभ के अंदर लाशें बिछ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये दिलासा लगा रखा है कि सारे दुखों का हरण ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कर देगा। पेट में दाने नहीं छोड़े। 100 करोड़ लोग 8,000 रुपये नीचे से कम कमाते हैं, खरीदारी की ताकत नहीं रखते। एमएसएमई के बुरे हाल हैं, टैरिफ लगा हुआ है, दुनिया भर के बिजनेसमैन भारत में परेशान हैं। शेयर बाजार के अंदर खून खच्चर हो रहा है, लाखों करोड़ रुपया घट गया है, बिजनेसमैन लेकर के भाग गए हैं, गुजराती बोलने पे जेल हो जाती है। सारी चीज मंजूर, एक्सेप्ट है तो क्या, सब कुछ चंगा सी कर दिया है इन्होंने विशेष समुदाय के ऐसे पेच कस दिए हैं। वो जो मोटरसाइकिल पे हूं करके गुजरता था विशेष समुदाय का लड़का, रोमियो स्कर्ट के नाम पर उसको जो है जेल में डाल दिया है। बहुत अच्छी बात है, चलिए यही तरक्की का निशान है तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आया हूं इसलिए दोस्तों कि आपका प्रधानमंत्री जी, शायद प्रधानमंत्री चेंज होने वाला 2029 में। इस बात का सूचक लोकसभा में उस बयान के दौरान उस आर्किटेक्ट, उस शिल्पकार का नाम नहीं लिया जिसने पूरा आयोजन किया था, योगी आदित्यनाथ। मैंने तो सुना नहीं, पूरी की पूरी गाथा गा दी आपने। योगी आदित्यनाथ का नाम लेना साबित हो गया है अब कि प्रधानमंत्री जी उनको क्या समझ रहे हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने, राम मंदिर का मामला हो, उनको पीछे कर दिया गया था, आपको याद हो, लेकिन फिर भी उनको लड़ने के लिए दूसरी सीट दे दी गई, तब भी वो चुप रहा। आखिरकार वो हिंदुओं का सर्वप्रिय नेता न बन जाए, इसकी कोशिश अमित शाह ने भी की, ऐसा आरोप लगता है मोदी जी भी पर्दे के पीछे से करते रहे।
लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो एक ऐसा तबका तैयार कर दिया है कि 2029 में अगर प्रधानमंत्री के नाम पे योगी आदित्य नाम का आरएसएस ने नाम आगे कर दिया तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जिस वक्त आपने अपना नाम पेश किया था मोदी जी, उस वक्त आपके नाम पर तो थोड़ा सा तरद्दुद था आडवाणी जी के सामने, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं होगा। हाँ, गुजरात की लॉबी कर सकती है। तो अब ये देखने के बाद उन्होंने जब सोचा तो वो आरएसएस भी के मुख्यालय में भी चले गए 11 बरस बाद, क्योंकि अब सीट खतरे में है। योगी आदित्यनाथ का नाम न लेना लोकसभा में वक्तव्य के दौरान, और जिस योगी आदित्यनाथ की कुर्बत ज्यादा आरएसएस के नजदीक है, उस आरएसएस को भी साधने का काम प्रधानमंत्री जी शायद कर रहे हैं। इससे बड़ा खुला कोई भी, मैं कह सकता हूं, इशारा नहीं हो सकता कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नाम हो, महाकुंभ का जिक्र हो, उसकी गाथा बजे, उसकी कविताएं पढ़ें और योगी आदित्यनाथ का नाम ना हो। ऐसा कैसे संभव है? और प्रधानमंत्री जी ना लें, क्योंकि अगर वो ले देते नाम तो पूरे देश में संदेश चला जाता कि मोदी जी ने शायद इशारों में भविष्य का प्रधानमंत्री तय कर दिया। दोस्तों, बात यह है कि ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। वो भी भारत के ही लोग हैं, पाकिस्तान से आए नहीं हैं, श्रीलंका के लोग नहीं हैं। बात यह है कि उनके खिलाफ क्यों बोला जा रहा है। खिलाफ से मुराद एक तो खबर बताई जा रही है। बात यह है दोस्तों कि जो हारमनी समाज में 11, 12, 15 बरस पहले थी, आप अंदाजा कीजिए क्या आज वो है? अगर वो है, गो फॉर वोट बीजेपी, मोदी जी, योगी जी। अगर वो हारमनी खत्म है, नफरतें बढ़ी हैं, वर्गीकरण बढ़ा है, समाज का ताना बाना छिन भिन कर दिया है, हर मस्जिद के अंदर हंगामे हो रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था की बात तो आप सुनना भी नहीं चाहते और ये गोदी मीडिया बताना भी नहीं चाहता। मैं ही अगर आपसे टैरिफ की बात करने लगूंगा तो आपको गुदगुदाती हुई और चटकी हुई खबरें चाहिए, माफी चाहूंगा। मैंने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पढ़ करके, लोगों को सुन करके बनाए अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, लेकिन मजबूरी है कि आप झूठ का टाइटल देख करके वहां चले जाते हैं। आपको दरअसल, आप में से एक वर्ग, बुनियादी खबरें थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन मैं तो एंटरटेनमेंट के साथ सुनाता हूं आपको खबरें। आप सुना कीजिए कि देश ने क्या खोया है। ये तुम्हारा और मेरा आशियाना है, ये तुम्हारा और मेरा घर है। योगी आदित्यनाथ अपना घर बना रहे हैं या मोदी जी अपना घर बचा रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये तुम्हारे और मेरे घर की बात चल रही है। हमारा मुखिया कैसा होगा ये हम तय करेंगे, और बिना किसी भाव भंगिमा के, बिना किसी आवेश के हम देखेंगे मेरिट के आधार पर कि राहुल गांधी ने जब जब चेताया है उसका क्या क्या रिजल्ट निकला है। एमएसएमई और जीएसटी और नोटबंदी और कोरोना और जियोपॉलिटिक्स और दुनिया भर के अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कहाँ जा रहा है। एक वर्ग बड़ा होता जा रहा है और बाकी वर्ग की कमर टूटती जा रही है। राशन कार्ड जो आपके घर में रखा है ना, आप समझ लीजिए क्या आप 12-13 साल पे इस डॉक्यूमेंट को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे। घर की बुढ़ी है वो उसको रखा करती थी, उनको मालूम था तेल वेल मिल जाएगा। आप तो अपने कामों में लगे हुए थे, क्या 200 कमाते हो या 500 कमाते हो, मजदूरी ठीक थी। आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके लाइन में लग जाता है राशन में तू और मैं, क्योंकि आपकी और मेरी सोच इसी पे सिमट गई। और देखिए जालिम का रोल उसने बताया भी नहीं है कि वो हालात में लाने वाला वही शख्स है जो हमारा इस समय महामानव बना बैठा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।